गुड मॉर्निंग बच्चों। कल आपके एसएसटी और हिंदी 2 पेपर हुए हैं। दोनों की आंसर की आपके लिए पेश है। स्टार्टिंग एसएसटी से कर रहे हैं अपन। तो सबसे पहले 43rd है जो हमसे रिलेटेड है। सेक्शन 14th ऑफ आरटीई इंश्योर्स, यानी आरटी की धारा 14 क्या सुनिश्चित करती है। तो आपको याद है आरटी की धारा 12 में 25% फ्री एडमिशन है। धारा 13 में अनुवीक्षण प्रक्रिया है, नो स्क्रीनिंग। धारा 14 में साफ लिखा है कि अगर कोई गार्जियन, अभिभावक या कोई बच्चा एज प्रूफ देने में विफल रहे तो हम उसको केवल इस कारण से एडमिशन से वंचित नहीं कर सकते कि उसके पास कोई एज का प्रूफ नहीं है। और यही वाली बात इसमें पूछी गई है। ऑप्शन फर्स्ट देखिए आप, किसी बालक को आयु का सबूत ना होने के कारण विद्यालय में प्रवेश से इनकार नहीं किया जा सकता, ये इसका राइट आंसर है। 43 के बाद नेक्स्ट 44 देखिए, बाल मित्र योजना का उद्देश्य डेस से प्रभावित बच्चों को सहायता देना है। और यहाँ मैं आपको बता दूं, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, लैंगिक उत्पीड़न। लैंगिक उत्पीड़न दरअसल लैंगिक अपराध संरक्षण अधिनियम 2012, याद रखना, लैंगिक अपराध संरक्षण अधिनियम 2012 से रिलेटेड ये सवाल था। और इसका सही जवाब है लैंगिक उत्पीड़न, सेक्सुअल हरासमेंट। 45 देखिए, 45 का सवाल है, आरटीई अधिनियम 2009 के अनुसार एक शैक्षणिक वर्ष में कक्षा 1 से 5 हेतु कार्य दिवस और शिक्षण घंटों की न्यूनतम संख्या पूछी है। तो हम 1000 बार डिस्कस कर चुके हैं, वर्किंग आवर्स कितने होंगे और वर्किंग डेज कितने होंगे। याद है ना आपको, 200, 800 और 220, 1000। तो प्राइमरी की बात करी है तो 200 एवं 800 फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ आई? चलिए साहब नेक्स्ट 43, 45, 46। 46 देखिए, 46 इधर है शायद, हाँ ओके। 46, इंदिरा रसोई योजना का संकल्प वाक्य क्या है। अब ना डेट आई ना 100 दिन आया, उसका वो तो रोजगार गारंटी था ना। तो इसमें भी देखिए इंदिरा रसोई योजना का संकल्प वाक्य, तो मेरे ख्याल से ये तो आप आराम से करके आ गए होंगे, कोई भूखा ना रह जाए। नहीं, ना रह जाए नहीं, कोई भूखा ना सोए है दरअसल इसका पहला ऑप्शन, कोई भूखा ना सोए, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट 46 के बाद कुर्जा को छोड़िए, 48 दरअसल पढ़ना लिखना अभियान के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है। तो बच्चों आपको ध्यान होगा, हमारे शिक्षा मंत्री थे डोटासरा जी, उन्होंने ये इनोग्रेट किया था। और इसमें न्यूनतम आयु सीमा है 15 वर्ष। न्यूनतम आयु कितनी है? 15 वर्ष है, ये ध्यान रखेंगे आप। 48 के बाद 50, तो तेरे वाला सब लोग जानते होंगे आप। 50 देखिए, 50 में मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पाद संबल योजना के तहत दुग्ध उत्पादकों के लिए कितना अनुदान है, ग्रांट कितनी है। तो ये 5 रुपये है, ठीक है, 5 रुपये। ओके नेक्स्ट, सेकेंडरी स्कूल टेलीविज़न प्रोजेक्ट कब आरंभ हुआ? 1959, 61, 60, 58। तो जहाँ तक मुझे समझ में आया कि भारत में, आपको पता है टेलीविज़न की शुरुआत भारत में, भारत का पहला प्रसारण ही 1959 सितंबर में हुआ था, ठीक है। तो ये कैसा उनका प्रश्न है, क्या उत्तर करता है, वो तो आपका बोर्ड ही जानता है। लेकिन 1959 में भारत में पहली बार टेलीविज़न का प्रसारण हुआ था, सितंबर। नेक्स्ट 51 आ गया। 52 के बारे में पढ़ना नहीं है हमको, 55 पे चलेंगे आप। 55 देखिए, ओके। आरटीई अधिनियम 2009 की धारा 8 व 9 के प्रोविजंस के अनुसार विद्यार्थियों को अधिगम सामग्री उपलब्ध कराने का दायित्व किसका है? केंद्र सरकार का, या राज्य सरकार का, या शिक्षा मंत्रालय का, या फिर पार्लियामेंट का? तो बच्चों आरटी 2009 की धारा 8 व 9 में, धारा 8 में तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की ड्यूटीज़ हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, और धारा 9 में लोकल अथॉरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। तो स्टडी मटेरियल उपलब्ध कराना दरअसल
हम सब जानते हैं कि आरटी में भी बाकायदा यहाँ पे राजस्थान वाले रूल्स आ गए, तो अपना राजस्थान स्टेट काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग RSCERT आगे के पेपर्स में ध्यान रखना महत्वपूर्ण रहता है। पर चूंकि इसमें यदि दिया हुआ नहीं है, इसलिए ध्यान रखना केंद्र सरकार और राज्य सरकार अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है, धारा 8 में इनकी बात है। तो दोनों के साथ हम नहीं जाके शिक्षा मंत्रालय के साथ जाएंगे, बाकी बोर्ड क्या आंसर मानता है डिपेंड्स। नेक्स्ट 55 के बाद 56 करना नहीं है, 60 पे आइए। 60 ओके। 60 क्या है? भारतीय संविधान में शिक्षा किस सूची का विषय है? तो देखो बच्चों, इसको तो हम पता नहीं कितनी बार सैकड़ों दफ़ा दोहरा चुके हैं कि शिक्षा 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा समवर्ती सूची में शामिल कर दी गई है, कंकरेंट लिस्ट में शामिल कर दी गई है। तो इसका सही जवाब है समवर्ती सूची। उसके बाद में 62 देखिए। ओके, 62 में डाइट की फुल फॉर्म पूछी गई है, जो बहुत ही आसान है। डाइट में डी से डिस्ट्रिक्ट बनता है, आई से इंस्टीट्यूट बनता है, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। पता नहीं कितनी बार हमने आपके सामने चर्चा करी है। SIERT की फुल फॉर्म, NCERT की फुल फॉर्म और डाइट की फुल फॉर्म। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। देखो, गफलत नहीं करनी है, हमसे भी यहाँ सॉल्यूशन में भी गफलत होती है। आपने देखा ना, कई बार हम नहीं को नहीं पढ़ते हैं। तो आप भी परीक्षा में, जिनका अभी पेपर बाकी है, ध्यान से पढ़ना है बस, क्योंकि ध्यान से पढ़ने से हम क्या 1 या 2 प्रश्नों को और अचीव कर लेते हैं। और हल्की सी गफलत रही तो कभी नहीं या नोट कुछ भूल जाते हैं तो गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि एक एक सवाल हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बात समझ में आ रही है बच्चे? ओके, नेक्स्ट। उसके बाद में कहाँ पे आ गए अपन? उसके बाद में अगला है, यस, मिशन बुनियाद कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? तो बुनियाद पे हमने चर्चा करी थी, ठीक है, रिसेंटली वीडियोज़ में चर्चा करी है हमने। बुनियाद दरअसल भारत का सबसे बड़ा पर्सनलाइज्ड एडिप्टिव लर्निंग प्रोग्राम था, ऐसा हम बात कर रहे थे। और बुनियाद की डेट थी 5 सितंबर 2022। 5 सितंबर 2022 इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट, ये तो आपने कर लिया होगा, चलिए फिर। ओके, नेक्स्ट इधर देखिए, इनको व्यवस्थित करना तो हो ही जाएगा। उसके बाद कहाँ पे पहुँचे हम? 60, 62, 64 हो गया। और फिर सीधे चलते हैं 126 पे। उसके बाद 126 पे साइकोलॉजी का पोर्शन है। और प्यारे बच्चों, साइकोलॉजी में अब तक जो पेपर हुए हैं, आपने देखा होगा कि शायद ही कोई चीज़ एक आध को छोड़ के आपने जो हमारे साथ डिस्कस किए हैं या हमने आपके साथ जो डिस्कशन किए हैं उनसे बाहर होगी, शायद ही कोई चीज़। चलिए, तो 126 पे चलते हैं। 126 आ गया। 32, 25, 126। ओके, चलिए साहब 126 का देखिए। इनमें से कौन सा पाठ्य वस्तु का तत्व क्रियात्मक पक्ष के विकास के अंतर्गत आता है? यानी कौन सा साइकोमोटर डोमेन में आता है? किस में आता है? साइकोमोटर एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट में आता है। 4 ऑप्शन है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्या समाधान, लैंग्वेज टीचिंग, भाषा का शिक्षण, इंटरेस्ट, अभिरुचि, या क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता। तो हम सब जानते हैं हमारे व्यवहार के 3 पक्ष होते हैं। सबसे पहले कोग्निटिव संज्ञानात्मक, दूसरा अफेक्टिव भावात्मक, और तीसरा साइकोमोटर या फिर बिहेवियरल, जिसको व्यवहारात्मक भी कह सकते हैं। तो समस्या समाधान की बात करें तो कोग्निटिव एस्पेक्ट है, इंटरेस्ट भी कोग्निटिव और अफेक्टिव एस्पेक्ट हो गया, सृजनात्मकता कोग्निटिव, और तीनों पक्ष हैं इसमें। भाषा शिक्षण, ध्यान रखना है, भाषा शिक्षण भाषा कोग्निटिव भी है। और चूंकि भाषा शिक्षण की बात कर रहे हैं, इसका मतलब भाषा शिक्षण एक स्किल भी है, स्किल। और जहाँ स्किल की बात आती है वहाँ साइकोमोटर डोमेन होता है। तो भाषा शिक्षण इस प्रश्न का राइट मेरे हिसाब से आंसर होगा। अब कंटिन्यूअसली है, चिंता की बात नहीं है। 127 का देखिए, इनमें से कौन सा समस्या समाधान विधि में एक सोपान के रूप में पाया जाता है? तो बच्चों, चाहे हम हाउ वी थिंक की बात करें, जॉन डीवी की बात करें, चाहे WH किलपैट्रिक की बात करें, हम आपको बार बार बता चुके हैं कि समस्या समाधान विधि के 5 स्टेप्स हैं।
और प्रोजेक्ट के 6 स्टेप्स हैं और रह रह के चीज़ें परीक्षाओं में आपको मिलती हैं। और यहाँ समस्या समाधान विधि का एक चरण पूछा गया है। तो परिचर्चा का आयोजन करना, परिकल्पनाओं का निर्माण करना, अनुवर्ती कार्यक्रम, फॉलो अप प्रोग्राम, पिछला वीडियो आपने देखा होगा, पता होगा क्या है ये, और प्लानिंग ऑफ द प्रोजेक्ट। तो चौथा जो है वो प्रोजेक्ट का एक चरण है, न कि समस्या समाधान का। फॉलो अप प्रोग्राम इसका कोई स्टेप होता नहीं है। यहाँ पे ध्यान देना, समस्या समाधान में सबसे पहले समस्या का सामना करना होता है, समस्या का चयन करना होता है, फिर डेटा इकट्ठा करना होता है, उसके बाद हम संभावित सॉल्यूशन देखते हैं, तो संभावित समाधान खोजना होता है। और संभावित समाधान के लिए एक शब्द आता है और वो है परिकल्पना, हाइपोथेसिस। तो परिकल्पनाओं का निर्माण समस्या समाधान का एक महत्वपूर्ण चरण है, एक महत्वपूर्ण सोपान है। तो फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस या परिकल्पनाओं का निर्माण करना 127 का बी राइट आंसर होगा। 128 128वां देखिए, और 128वें में डैश वैल्यू यानी शैक्षणिक कार्यों में एकरसता को कम करने के लिए डैश मूल्य अवसर प्रदान करते हैं। यानी क्या है जो एकेडमिक वर्क की मोनोटोनी को रिड्यूस करता है, कम करता है। एकरसता क्या होती है, मतलब हम खाली बस पढ़ रहे हैं, कुछ और भी तो करें। तो कुछ और क्या कर सकते हैं, 4 ऑप्शन है। पहला है सौंदर्यात्मक एस्थेटिक, दूसरा विषयी डिसिप्लिनरी, तीसरा व्यावसायिक वोकेशनल, और चौथा मनोरंजनात्मक या रिक्रिएशनल। तो मेरे ख्याल से रिक्रिएशनल जैसी कोई चीज़ हम शिक्षा के साथ नहीं जोड़ते हैं, ठीक है। और विषय डिसिप्लिनरी तो अपने आप में डिसिप्लिन से तो बाहर जाने की बात करते ही हैं। इस एक विषय की सीमा में हम आबद्ध हो जाएं, उसको हम डिसिप्लिनरी बोलते हैं। तो एस्थेटिक वोकेशनल में से हो सकता है, होना चाहिए, और मैं जाऊंगा एस्थेटिक के साथ, सौंदर्यात्मक के साथ, क्योंकि बहुत से ऐसे भी पहलू हैं पढ़ाई में जिनमें हम एस्थेटिक चीज़ों को खोज सकते हैं, ढूंढ सकते हैं, और बच्चों की आपकी जो मोनोटोनी है वो कम हो जाएगी। ओके, उसके बाद 129वां देखिए, इनमें से कौन सा परंपरागत उपागम है, ट्रेडिशनल अप्रोच क्या है इनमें से। तो 4 ऑप्शंस देखिए, अंतर विषयी, बहुविषयी, विषयगत, विषयी। देखो बच्चों, इंग्लिश में इंटरडिसिप्लिनरी, मल्टी डिसिप्लिनरी और डिसिप्लिनरी और थीमेटिक। तो ध्यान दें, डिसिप्लिनरी का मतलब होता है किसी एक विषय की सीमा में बंध जाना, और बहुत से विषयों में आपस में मेल मिलाप कर दें तो दैट इज मल्टी डिसिप्लिनरी, और वही लगभग इंटरडिसिप्लिनरी है। तो मल्टी डिसिप्लिनरी और इंटरडिसिप्लिनरी एक जैसे 2 ऑप्शन हो गए, लिहाजा आंसर नहीं होने चाहिए, ठीक है। डिसिप्लिनरी एक विषय में बंधने की बात तो सदियों पुरानी है, ट्रेडिशनल है, ठीक है। थेमेटिक, तो यहाँ पे इसका सही जवाब हम करेंगे ट्रेडिशनल। कौन सा है, तो ट्रेडिशनल आपका रहेगा डिसिप्लिनरी। क्या रहेगा, डिसिप्लिनरी, विषयी। बात समझ में आ रही है। चलिए 30th, राष्ट्रीय स्तर पर डैश दृष्टि बाधित बच्चों के लिए स्पर्श मानचित्र तैयार करने का प्रयास कौन कर रहा है। तो बच्चों ध्यान देना, एक टर्म आपने सुनी होगी टेक्टाइल मैप्स। जैसे ब्रेल लिपि है ना, वैसे टेक्टाइल मैप्स हैं, बच्चे छू के चीज़ों को समझते हैं, और ये महत्वपूर्ण काम किया जा रहा है विजुअली चैलेंज्ड बच्चों के लिए, और ये काम कर रहा है NCERT। तो इसका सही जवाब होगा NCERT। उसके बाद 131वां देखिए, 131वां अपना नहीं है, 32वां देख लें। 132, हमारे देश में विद्यालय स्तर पर ज़्यादातर धारणा इस पक्ष में है कि हमें सामाजिक अध्ययन शिक्षण के लिए डैश उपागम को अपनाना चाहिए, डैश उपागम के स्थान पर। तो देखो, इसमें पहले वाले खालिस्तान, ऐसे प्रश्न हमने किए ना, पहले वाले खालिस्तान में हमको अभी क्या करना चाहिए उसको लिखना है, और बाद वाले जो खालिस्तान है, ब्लैंक्स है, उसमें जिसको हम छोड़ना चाह रहे हैं उसको लिखना है। तो अच्छी बात पहले वाले में आएगी, खराब बात बाद वाले में आएगी। अब इकाई और एकीकृत, देखो इंटीग्रेटेड एक अच्छी चीज़ है जिसमें सब विषयों को मिला के पढ़ते हैं, ठीक है ना। और यूनिट सब विषयों को एक साथ एक समग्र रूप में जो कि चला आ रहा था, ठीक है। ऐसे ही एक कोरिलेटेड है, डिसिप्लिनरी है, ओके, इंटीग्रेटेड है। तो ध्यान रखना है, इंटीग्रेटेड हमको अपनाना है, इसका मतलब पहले यूनिट नहीं होगा बल्कि पहले इंटीग्रेटेड होगा, ठीक है। और इंटीग्रेटेड और कोरिलेटेड ये दोनों एक जैसे ही हैं, इसलिए ये नहीं होगा। तो इंटीग्रेटेड होगा, फिर यूनिट या डिसिप्लिनरी में से एक होगा। तो या तो इसका उत्तर बोर्ड मानेगा इंटीग्रेटेड डिसिप्लिनरी, या मानेगा इंटीग्रेटेड यूनिट, ठीक है। तो मैं जाऊंगा चौथे के साथ, इंटीग्रेटेड डिसिप्लिनरी।
एकीकृत विषय और एकीकृत इकाई भी लगभग कमोबेश दोनों का बी और डी का एक जैसा ही मतलब है। बोर्ड क्या मानता है, पर हम जाएंगे चौथे के साथ। नेक्स्ट 133, कितना बढ़िया सा प्रश्न है। प्रायोजना विधि के चरणों को व्यवस्थित करें। तो 6 चरण हमने आपको बताए हैं प्रायोजना के। ध्यान रखना, पहला चरण हमेशा होता है परिस्थिति को उत्पन्न करना। सबसे पहले परिस्थिति उत्पन्न करेंगे, उसके बाद योजना का चयन करेंगे और उद्देश्य निर्धारित करेंगे। तो पहला हो जाएगा परिस्थिति उत्पन्न करना, दूसरा होगा चयन एवं उद्देश्य का निर्धारण, फिर आपका वो होगा प्लान बनाना, योजना बनाना, और फिर 4 नंबर पे चौथा होगा एग्जीक्यूशन, योजना का क्रियान्वयन। और याद रखना बच्चों, लास्ट में रिकॉर्डिंग होता है हमेशा, ये बात हम आपको बता चुके हैं। पांचवा हो जाएगा योजना का मूल्यांकन, और छठे नंबर पे आएगा योजना का लेखा जोखा यानी रिकॉर्डिंग। तो रिकॉर्डिंग 6 नंबर पे होगी, फिर सुन लें, रिकॉर्डिंग 6 नंबर पे होगा। तो रिकॉर्डिंग किस में है, 5वें में है, तो 5वां सबसे लास्ट में आएगा। और परिस्थिति उत्पन्न करना 1 नंबर पे होगा, तीसरा सबसे पहले आएगा। तो तीसरा सबसे पहले और 5वां जिसमें लास्ट में है, केवल बी ऑप्शन है। तो बी ऑप्शन पे हम जाएंगे। अगर आपने बी किया है तो आपका ये सवाल सही हो गया। आप मेरे को कमेंट करके बताना कि कभी गाहे बगाहे हमसे भूल से हमारे चैनल पे आप आ गए हों और हमारी प्रोजेक्ट मेथड वाली बात आपने सुन ली हो और ये प्रश्न आपका राइट हो गया हो, तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। तो सबसे पहले 3 नंबर परिस्थिति उत्पन्न करना, उसके बाद 1 नंबर योजना का चयन एवं उद्देश्य निर्धारण, उसके बाद 2 नंबर योजना बनाना, उसके बाद 4 नंबर योजना का क्रियान्वयन, उसके बाद 6 नंबर योजना का मूल्यांकन, और उसके बाद 5 नंबर योजना का लेखा जोखा। योजना का मूल्यांकन लेखा जोखा से पहले आएगा, रिकॉर्डिंग हमेशा लास्ट में होगी, ये बात ध्यान रखना। 134 बहुत ही बढ़िया सा प्रश्न है और हमने ये आपके साथ कई बार डिस्कस किया है। ध्यान रखना, मोरिसन के 5 स्टेप यहाँ पूछ लिए हैं, हर्बर्ट के 5 भी आप देख के जाना आने वाले पेपर में, तो हो सकता है वो भी आपको मिले। तो मोरिसन ने बौद्ध स्तर की शिक्षण व्यवस्था दी है। वो आपको पता है ना, चिंतन हंट, ज्ञान चिंतन बोध या स्मृति चिंतन बोध, तीनों चीज़ें याद है आपको? चलिए, ये मोरिसन की बौद्ध स्तर की शिक्षण योजना है जिसके 5 चरण हैं। ध्यान रखना बच्चों, सबसे पहला जो चरण है वो है एक्सप्लोरेशन। वहाँ पे प्रस्तावना था और यहाँ पे एक्सप्लोरेशन है। प्रस्तावना की बच्चों को तैयार करना हो गया, तो पहला एक्सप्लोरेशन है। 2 नंबर पे है प्रेजेंटेशन, 2 नंबर पे प्रेजेंटेशन होगा। केवल प्रेजेंटेशन से काम नहीं चलेगा, बच्चे उनको आत्मसात तो करें। तो 3 नंबर पे असिमिलेशन होगा, फिर 4 नंबर पे ऑर्गेनाइजेशन होगा, और 5 नंबर पे फाइनली रेसिटेशन। एक बहुत बढ़िया सा शब्द है जो मोरिसन ने दिया है कि बच्चों के साथ जो इंटरेक्शन हुई है, बच्चों ने जो सीखा उसको वो अपने शब्दों में वर्णन करें, तब माने कि सीखा। तो अपने शब्दों में वर्णन करने को हिंदी में देखो वर्णन लिखा है, रेसिटेशन बोलते हैं इंग्लिश में। तो मोरिसन की योजना का अंतिम चरण रेसिटेशन है और पहला चरण एक्सप्लोरेशन है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। एक्सप्लोरेशन 3 नंबर पे है, तो 3 से शुरू होगा और 2 पे खत्म होगा। 3 से शुरू होकर 2 पे खत्म हो रहा है, ऑप्शन नंबर डी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ऑप्शन नंबर 4। यानी मोरिसन के बौद्ध स्तर की शिक्षण व्यवस्था के 5 सोपान क्या होंगे? सबसे पहले 3 नंबर अन्वेषण, उसके बाद 1 नंबर प्रस्तुतिकरण, उसके बाद 5 नंबर परिपाक, परिपाक का मतलब असिमिलेशन है, उसके बाद 4 नंबर व्यवस्था, संगठन व्यवस्था, ऑर्गेनाइजेशन है, और उसके बाद 2 नंबर वर्णन, रेसिटेशन। तो डी राइट आंसर हो गया 134 में। समझ में आ रहा है बच्चों? उसके बाद 135 पे चलेंगे। 135 पे चलिए। मैं इससे पहले मैंने ये आंसर्स बना दिए थे, पर कुछ मेरे मोबाइल में गड़बड़ है, कुछ लेट नाइट रात को बनाया था मैंने, कुछ नेट की प्रॉब्लम चल रही है, तो वो पूरा पूरा मतलब वो डिस्टर्ब हो गया। डिस्टर्ब होने का मतलब पूरा ख़राब हो गया। तो मैं वापस रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसको। तो 3 घंटे मेरे इस रिकॉर्डिंग में गए, वुड यू बिलीव? चलिए, पर जो भी है आप शेयर करें, जो नए बच्चे हैं वो सब्सक्राइब कर लें, तो फिर हमें हमारी मेहनत के लिए यूँ लगेगा कि आप भी उधर से भी कुछ कर रहे हो। चलिए फिर नेक्स्ट 135 देखिए। इनमें से कौन सामाजिक अध्ययन क्लब में आयोजित, दिख नहीं रहा, महत्वपूर्ण गतिविधियों का अभिलेख रखता है? प्रायोजक, कोषाध्यक्ष, प्रचार अधिकारी, सचिव। तो बच्चों पता नहीं बोर्ड इसका क्या आंसर माने, लेकिन जहाँ भी लिखने का काम आता है, अभिलेख का काम आता है, तो ये काम होता है इन जनरल सेक्रेटरी का। तो मैं भी इसमें सचिव जो चौथा डी है उसके साथ जाऊंगा, सेक्रेटरी। नेक्स्ट,
विभिन्न प्रकार के यंत्रों जैसे रेडियो, कैमरा, टीवी आदि को चलाना हम किसके आधार पर सीखते हैं? तो आपको याद है हमने ये सारी चीज़ें आपको बोली हैं कि एक तो बच्चे एनसीईआरटी की बात, दरअसल माँ नहीं है घर में तो बच्चे किचन में उठापटक करते हैं, चीज़ों को ढूंढते ढांढते हैं, तो यूं ही वो कुछ अनुक्रियाएं कर रहे हैं, उनको पता नहीं है क्या है, लेकिन यूं ही करते करते अचानक उनको वो जार मिल जाता है जिसमें मिठाई रखी है, तो बच्चे मिठाई को खोजना सीख लेते हैं। वैसे घर में टीवी है, रेडियो है, मोबाइल है, कुछ भी है, तो बच्चे को पता नहीं कि ये क्या है, मतलब उसको ध्यान नहीं कि ऑन होगा कि ऑफ होगा कि क्या होगा, वो यूं ही छेड़छाड़ करता है, यूं ही करते हैं ना हम, यूं ही अनुक्रिया करता है पहले, तो यूं ही अनुक्रिया करता है। फॉर एग्जाम्पल टीवी ऑन हो गया, ऑन होते ही उसमें मज़ा आ गया, उसको क्या बात है, तो पहले अनुक्रिया करी उसने बटन को छेड़छाड़ करने की, उसके बाद वो प्ले हो गया। प्ले होना पुनर्बलन है, तो बच्चे को पुनर्बलन मिला तो वो सीख गया। ये ऑपरेंट कंडीशनिंग है स्किनर की, इसको उन्होंने बोला है शॉर्टकट तरीके हैं सीखने के। तो ऑपरेंट कंडीशनिंग का ही दूसरा नाम है दरअसल नेमितिक अनुबंध। नेक ये बच्चा जिसने प्राचीन अनुबंध किया है, मुझे थोड़ा सा अफसोस है, आपने साइकोलॉजी काश हमसे पढ़ी होती, पता नहीं कहाँ से पढ़ी है आपने, तो आप कभी प्राचीन अनुबंध नहीं करते। नेमितिक अनुबंध है। आपको हम ये भी बता दें कि नेमितिक अनुबंध और जितने नाम हैं वो शायद राजस्थान में हम ही ने आपको बखूबी बताए हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन। आजकल तो हर कोई उनकी कॉपी करके आपको बता भी रहे हैं, लेकिन आपको पता है इंस्ट्रूमेंटल लर्निंग स्किनर की किसने बताई है? हमें नहीं तो बताई है। साधनात्मक अनुबंध हमें ने तो आपको बताया है। नेमितिक अनुबंध की बात तो हमने आपसे बार बार करी है। इस सवाल का जवाब है नेमितिक अनुबंध, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग। और अभी भी जो नए बच्चे पहली बार मेरे चैनल पे इस सॉल्यूशन को देख रहे हैं, उनको लगता है कि ये बात फैक्ट है, ये चीज़ें हमारे पास हैं, आप हमसे मिलेंगे तो आपको सारी मिलेंगी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको लगता है कि वही आपकी मर्जी है फिर चलिए नेक्स्ट है फुल फॉर्म ऑफ डीएनए। तो डीएनए की फुल फॉर्म हम कभी स्कूल में पढ़ते थे, आपने भी पढ़ी होगी, हालांकि साइकोलॉजी की बात नहीं है, पर बीच में राइबो न्यूक्लिक अम्ल हम ऐसा पढ़ते थे, और यहाँ भी फोर्थ आंसर राइट होना चाहिए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। उसके बाद नेक्स्ट 138, आपको याद है शारीरिक गतिज बुद्धि रखने वाले बच्चों की अंतिम अवस्था निम्नलिखित में से कौन सी हो सकती है? मेरे बच्चों जो जो मेरे से पढ़ते रहे हैं ऑफलाइन ऑनलाइन, उनको कोई टेंशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनको एक काइनेस्थेटिक शब्द यहाँ पे दिखा होगा। आपको याद है बहुत से ऐसे लफ्ज़ हैं जो हमें बहुत अच्छे लगते हैं, हमें उन शब्दों से मोहब्बत है क्योंकि वो शब्द आपका सिलेक्शन करवाते हैं। चाहे काइनेस्थेटिक की बात करें, चाहे इंट्रापर्सनल की बात करें, चाहे ट्राई आर्की की बात करें, चाहे कंसिस्टेंसी की बात करें, ऐसे जाने कितने, चाहे डाइवर्जेंट कन्वर्जेंट की बात करें, चाहे आउट ऑफ द बॉक्स की बात करें, चाहे वही ऑपरेंट कंडीशनिंग की बात करें, ये तमाम शब्द साइकोलॉजी की जान है और हमारा हर बच्चा इनको जानता है। आपको याद है काइनेस्थेटिक में हमने आपको बोला था, काइनेस्थेटिक शरीर की गतियों वाली बुद्धि है। बॉडी स्मार्ट ऐसे लोग होते हैं, और इनके एग्जाम्पल हमने आपको बताए थे, जिम्नास्ट जिनके पैरों में जादू है, वो डांसर, नर्तक, और यही हार्वर्ड गार्डनर का बेहतरीन मॉडल यहाँ पे पूछा गया है, नर्तक इसका एग्जाम्पल है। हालांकि इसके और भी एग्जाम्पल आपको ध्यान रखने हैं, सर्जन से लेके चित्रकार मूर्तिकार तक, तो इसका सही जवाब है नर्तक। शब्द क्या याद रखना था? बॉडीली काइनेस्थेटिक। याद है आपको बॉडीली काइनेस्थेटिक? कितनी बार हमने आपसे डिस्कस किया है बॉडीली काइनेस्थेटिक। अपनी दीपा ऐसा भी बोला है, याद है? चलिए, क्योंकि जितने स्पोर्ट्समैन होते हैं, एथलीट होते हैं, सब में ये वाली बुद्धि होती है। 138 के बाद 139 चलिए, अधिगम अक्षम बालक की प्रमुख विशेषताएं कौन सी हैं? लर्निंग डिसेबल एलडी की बात की जा रही है, तो एलडी पे जो प्रश्न आता है तो कोई ना कोई कन्फ्यूजन रह ही जाता है, पर इस पेपर का क्या पूछना चाहता है उसको देख के हमें कई बार जवाब देना पड़ता है। हालांकि अगर इमोशनल डिस्टर्बेंस होता, लगभग इमोशनल इनस्टेबिलिटी वैसी बात है, तो इमोशनल इनस्टेबिलिटी या इमोशनल डिस्टर्बेंस को हम एलडी से नहीं जोड़ सकते, ठीक है, लेकिन साथ में हाइपर एक्टिविटी और लेक ऑफ अटेंशन, ये वाली भी वो बातें हैं जिनको हम सीधे सीधे नहीं जोड़ सकते। और आपको पता है एडीएसडी को हम एलडी से अलग भी करते हैं और एडीएसडी को एलडी में शामिल भी करते हैं। तो यहाँ उन्होंने जो पूछा है कि अधिगम अक्षम में कौन कौन सी विशेषताएं हैं, तो दरअसल अधिगम अक्षमता एलडी एक परमानेंट चीज़ है, और ये जो बातें बताई गई हैं ये टेम्परेरी हैं। तो ये प्रश्न थोड़ा सा मुझे डाउटफुल लगा है, लेकिन फिर भी अगर आप आंसर करें तो ये सभी के साथ ही मैं जाऊंगा जो आप लोग भी करके आए होंगे शायद, क्योंकि पेपर बनाने वाले का सिस्टम देख के लगता है कि ये सभी ही आंसर वो मान लेंगे राइट। नेक्स्ट 140, पावलोव द्वारा किए गए प्रयोग में सी एस इंगित करता है। सी एस कितने बार हम पढ़ चुके हैं, यूएस और सी एस याद है ना? कंडीशनड स्टिमुलस क्या था? घंटी,
और अनकंडीशनड स्टिमुलस क्या था? भोजन। घंटी को सुन के जो आवाज़ लार आएगी वो होगी CR, और भोजन को देख के लार आएगी वो होगी UR या UCR। याद है ना आपको? और एसोसिएशन और कंडीशनिंग वाली बात तो मैं बता ही चुका हूँ। तो CS है घंटी की ध्वनि। घंटी की ध्वनि। 141। आपको याद है हमने आपको क्लास में बोला था कि साहब बुद्धि पे बहुत ज़्यादा परिभाषाएं हैं, और इतनी परिभाषाएं हैं कि बुद्धि पे एक बुद्धि की डेफिनेशन फाइनल करने के लिए एक इंटरनेशनल समिट हुआ था। बुद्धि पर अंतर्राष्ट्रीय सभा हुई थी 1923 में, और उसमें एक परिभाषा को शामिल फाइनल किया गया जो जो बुद्धि की पहली परिभाषा के रूप में प्रसिद्ध हुई। वो परिभाषा आपको साधारण लग सकती है, लेकिन वो परिभाषा परीक्षा के लिहाज से इंपॉर्टेंट हो सकती है, और यही हुआ भी। दरअसल वो परिभाषा यही थी कि बुद्धि वह है जिसे बुद्धि परीक्षण मापता है, और ये देने वाले कौन थे? बोरिंग थे। याद आ रहा है? बोरिंग। नेक्स्ट, मैस्लो के अनुसार सबसे पहली आवश्यकताएं आती हैं। तो मैस्लो ने हायरार्किक नीड थ्योरी में 5 प्रकार की मेनली आवश्यकताएं बताई हैं, और सबसे पहले फिजियोलॉजिकल बताई है। अब हिंदी में यहाँ पे देहिक शब्द है, शारीरिक है ही नहीं, तो कोई बात नहीं, आपको फिजियोलॉजिकल या फिजिकल का पता है तो आपका प्रश्न गलत नहीं होगा, आपका प्रश्न सही होगा। अभी भी जो मासूम बच्चे मेरे को सुन रहे हैं वो सुन लें, आपको परीक्षा क्रैक करनी है तो मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी, शॉर्टकट कोई नहीं होता। और जिन लोगों से आप सुनते हैं कि वो गारंटी देंगे हम ये करवा देंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है। शॉर्टकट कोई नहीं होता, आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, और मेहनत करोगे कुछ आपका एक्वायर आपको अचीव करना है आपको। तो इंग्लिश के शब्दों के साथ कोई ये नहीं है कि साहब इंग्लिश के शब्द हमको नहीं आते, हम हिंदी वालों के पास जाएंगे, उनसे पढ़ लेंगे, 2 बार पढ़ लेंगे, 10 बार रट लेंगे। क्या मिला आपको? सोचा आपने? कुछ नहीं मिला। अपना जो साइकोलॉजी का पोर्शन है उसमें आपको सब कुछ मिला है, लेकिन बाकी जो अब शैक्षिक परिदृश्य है, कंप्यूटर की चीज़ें हैं, उसमें वो कहीं से भी दे सकते हैं। और आपको पता है फिर इसका बोर्ड का तो सिस्टम भी ऐसा है, तो उसमें आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। जिनके पेपर ख़राब हुए हैं, गलती आपकी थी, और गलती आपकी क्या थी आपको पता है। आपने मेहनत तो की, लेकिन आपने सही तरीके से मेहनत नहीं करी। आपने उनको सुना बार बार, उनको फॉलो किया बार बार, जिनको खुद को ये नहीं पता कि साहब वास्तव में कॉन्सेप्ट क्या है। और जब तक कॉन्सेप्ट को नहीं समझोगे, जब तक आप इंग्लिश के वर्ड्स को नहीं सीखोगे। मेरे कहने का मतलब इंग्लिश सीखना ज़रूरी नहीं है, पर कितनी आसान है चीज़ें। फिजिकल आप दिन रात बोलते हो, सब बोलते हैं, आपके मम्मी पापा बोलते हैं, आपके गांव में कोई जो एकदम खेत में काम करता है वो भी बोलता है, लेकिन आप क्यों नहीं बोलते? आप इसलिए नहीं बोलते कि आपको थोड़ा सा जोर आता है बोलने में, और ये चीज़ बच्चों आपको करनी पड़ेगी, ये करना ही है, क्योंकि हमको सिलेक्शन लेना ही है। अभी भी फिर मौका है हमारे सामने। जिनका पेपर बहुत अच्छा हुआ उनको तो बधाई, पर जिनका पेपर खराब हुआ है, संभावनाएं जिनको नहीं लगती, उनके लिए फिर भी चांस है। मैं बताऊं, अभी सेकंड ग्रेड वापस रीट, वापस फर्स्ट ग्रेड, सब कुछ आएगा, और इस बार गलती मत करना। चलिए, तो मैस्लो ने देहिक या फिजिकल बताई हैं। मैस्लो रोजर्स दोनों मानवतावादी ह्यूमनिस्ट साइकोलॉजिस्ट हैं, ये ध्यान रखना। चलिए 143, कितनी बार हम डिस्कस कर चुके हैं इस बात पे। सीधे हाथ से लिखता है तो जो सीख लेता है, फिर इसी का ट्रांसफ़र उल्टे हाथ में हो जाता है, इसको बोलते हैं बाइलेटरल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। बाइलेटरल, द्विपार्श्विक अधिगमांतरण। ठीक है। नेक्स्ट 144, कौन सा तत्व अभिप्रेरणा चक्र से संबंधित है? पता है ना, कितनी बार बताया हमने आपको NDA। अभी तो सब लोग बता रहे हैं NDA, लेकिन आपको पता ही है, जिनको आवश्यकता की परिभाषा तक नहीं पता थी वो लोग भी आज NDA बता रहे हैं। ये सिर्फ वही वजह है कि हमने और आपने इंग्लिश के टर्म्स को कॉन्सेप्चुअली बात करी ना, तो अब आज हर कोई नीड और ड्राइव की बात करता है। नहीं तो ड्राइव शब्द सपने में भी नहीं सुना था उन बड़े बड़े लोगों ने, जिनके लाखों लाखों की संख्या में आप लोग जाते हैं और अपना वक्त बर्बाद करके आते हैं। तो NDA में नीड ड्राइव, NDI होगा नीड ड्राइव इंसेंटिव। NDI का चक्र है ना, हालांकि NDA GAR भी है, मैं दोनों बता चुका हूँ आपको। तो कौन सा मोटिवेशन साइकिल में नहीं है? N नीड है, ड्राइव है, इंसेंटिव है, इमोशन नहीं है। C संवेग इसका राइट आंसर होगा। नए बच्चे जो सुन रहे हैं मेरे को, उनको लगता है कि यही वो जगह है जो आपके सपनों को पूरा कर सकती है, तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और हमसे जुड़ भी जाएं। बात समझ में? और ये रहा वो बच्चों हिंदी का। हिंदी में भी
44 नंबर पे हमसे रिलेटेड पहला क्वेश्चन पूछा गया है। तो 44 का देखिए, प्रारंभिक शिक्षा से तात्पर्य कक्षा तक की शिक्षा से है। एलिमेंट्री एजुकेशन याद है हमने आपको कितनी बार बोला है कि प्राइमरी एजुकेशन आए, प्राइमरी स्कूल आए तो 1 से 5 है, लेकिन एलिमेंट्री आए तो 1 से 8 है। तो प्रारंभिक शिक्षा क्या होगी? 1 से 5, 1 से 8, 1 से 10, 1 से 12। तो जवाब आएगा 1 से 8। RTE 2009 की धारा 2 में परिभाषाएं दी है ना, तो इन पे भी 1% जरूर आ रहा है, उसमें डिसएडवांटेज आ गया, इसमें आपको पूछ लिया। प्रारंभिक शिक्षा का मतलब है, कौन जाने अगले पेपर में आपको पूछ लें बालक शब्द से क्या तात्पर्य है। तो 1 से 5 नहीं करेंगे बल्कि 1 से 8 करेंगे। नेक्स्ट 45, नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार कक्षा 5 तक के विद्यार्थियों के लिए शिक्षा का माध्यम क्या रखा गया है? तो याद है बच्चों आपको, हमने बोला है आपको मदर टंग, लोकल लैंग्वेज, मातृभाषा। 5वीं तक मातृभाषा जरूरी है, ठीक है, फाउंडेशनल स्टेज में, जिसके 2 भाग हैं आपके 3+2 ECCE याद है आपको, और पहली दूसरी। फिर दूसरी जो आपकी प्रीपेटरी स्टेज है, माफ करें, वो प्रीपेटरी स्टेज, फाउंडेशनल स्टेज, मिडिल और सेकेंडरी। तो पहली में मातृभाषा जरूरी है, लेकिन दूसरी जो स्टेज आएगी उसमें पांचवी के बाद तीसरी से पांचवी दूसरी स्टेज आ गई, तो फाउंडेशनल प्रीपेटरी 2 हो गई ना। फिर छठी से आठवीं मिडिल स्टेज आएगी, मिडिल स्टेज में भी मातृभाषा को तरजीह दी जाएगी, लेकिन मातृभाषा आवश्यक नहीं है। और फिर सेकेंडरी स्टेज में तो इंग्लिश की भी छूट होगी और दूसरी विदेशी भाषाएं भी सीख सकेंगे। तो 5वीं तक मातृभाषा जरूरी है, ये सवाल पूछा गया है, महत्वपूर्ण सवाल है। 45 के बाद हम चलते हैं 46 पे। बट 46, ओहो, चलिए 45, 46, 47, 45, 46 नहीं है। चलिए 45 के बाद 49 लिखा हुआ है मेरे पास, 49। चलिए 49 भी देखिए आप। कोठारी आयोग के अध्यक्ष कौन है? स्वामी सिंह, लक्ष्मण सिंह, दातार सिंह, प्रभुदान सिंह। तो हमको पता है कोठारी आयोग दरअसल DS कोठारी है। तीनों आयोग पे प्रश्न आ रहा है, ध्यान रखना। 1948-49 पहला आयोग राधाकृष्ण आयोग, जिसका नाम है विश्वविद्यालय आयोग। दूसरा मुदालिर कमीशन 52-53, जिसका दूसरा नाम है माध्यमिक शिक्षा आयोग। और तीसरा कोठारी आयोग DS कोठारी, जिसका नाम है राष्ट्रीय शिक्षा आयोग। तो ध्यान रखना DS कोठारी में दौलत सिंह कोठारी है। तो सही नाम तो था दौलत सिंह, लेकिन दौलत सिंह तो कहीं है ही नहीं, तो उसमें बोनस मिल सकता है आपको, या फिर डी से दातार सिंह के साथ भी जा सकते हैं। तो डिपेंड करता है क्या आंसर मानते हैं। नेक्स्ट 50वां देखिए, स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? ध्यान रखना। CBSE से मान्यता प्राप्त है, बिल्कुल है। कक्षा 6 से 12 अंग्रेजी माध्यम, बिल्कुल है। इन विद्यालयों का संचालन समसा के तहत RCSCE द्वारा किया जाता है, ये शिक्षा संकुल की बात है। और को एजुकेशन भी बिल्कुल है। तो मेरे ख्याल से तीनों बातें C नहीं है, क्योंकि इनका संचालन CBSE बोर्ड ही करता है। नेक्स्ट 50 के बाद फिर 51 नहीं 52 है, 52। ओके 52 हम, आपको याद है हमने चर्चा करी है, लेकिन अफसोस फिर वही वाली बात है, 2011 2013 याद है ना आपको, लेकिन 2013 की डेट्स आ गई। इसका मतलब बहुत सी बातें ऐसी हैं जो रटने पे मजबूर करता है हमें ये आपका कर्मचारी चयन आयोग मत आपका जो बोर्ड है जो परीक्षा लेता है, इसका नाम मेरे को कभी भी नहीं आता। तो ये जो बोर्ड लेता है ये रटने पे मजबूर करता है, क्योंकि राजस्थान मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना 2013 में आई थी, ये तो हम सब जानते थे, लेकिन डेट भी पूछ लेंगे, हम नहीं जानते थे। फिर भी आपको किसी को याद रह गई हो तो कोई चिंता की बात नहीं है। सही डेट है दरअसल इसकी कौन सी है? 7 अप्रैल 2013, 7 अप्रैल 2013। 52 के बाद 56 पे चलेंगे। 56 सामने ही है, मेधावी छात्रा स्कूटी योजना। आपको पता है स्कूटी योजना हमने आपको 2 ही बताई थी, एक तो कालीबाई भील, एक देवनारायण। तो SB के बच्चों के लिए जो थी, लड़कियों के लिए जो थी, वो तो थी आपकी देवनारायण, और बाकी सबके लिए थी कालीबाई भील। तो यहाँ पे इंदिरा गांधी सशक्त नारी सावित्री देवी फुले नहीं, कालीबाई भील इसका राइट आंसर होगा। कालीबाई भील इसका राइट। ओके बच्चों, तो 126 देखिए आप, निम्नलिखित में से कौन सा गुण व्याख्यान विधि का नहीं है? लेक्चर मेथड की बात कर रहे हैं, नीचे से चलते हैं। कम समय में अधिक ज्ञान प्रदान करती है, बिल्कुल करती है। कम खर्चीले भाषण देने में कोई खर्चा नहीं लगता। ऊंची कक्षाओं के लिए उपयोगी, बिल्कुल है, आप कोचिंगों में ऐसी विधि से तो पढ़ते हैं, ठीक है। और मनोवैज्ञानिक नहीं है साहब। मनोवैज्ञानिक क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें बच्चे तो केवल सुनते हैं, पैसिव होते हैं, एक्टिव नहीं होते। तो जहाँ बच्चे सक्रिय नहीं हो, एक्टिव नहीं हो, हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ नहीं हो,
वो मनोवैज्ञानिक विधि नहीं हो सकती। तो 126 का राइट आंसर है ए। 127 का देखिए, कविता शिक्षण की विधि नहीं है, नहीं पूछा है। गीत प्रणाली तो होती है साहब। शब्दार्थ कथन प्रणाली, खंडान्वयन प्रणाली, सूत्र प्रणाली, मेरे हिसाब से सूत्र प्रणाली इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि सूत्र प्रणाली में वो रटने वाले सूत्र हैं पुराने वैदिक जमाने से लेके संस्कृत व्याकरण की बात करें तो ये सूत्र प्रणाली है जो कविता शिक्षण में इंपॉर्टेंट नहीं है। 128 कितनी बार हमने आपको बोला है, याद है आपको? हमने बोला था कि छोटी छोटी बातें याद रखना, LSRW याद रखना, इनका क्रम याद रखना, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। तो यहाँ पे देखो हर एक में आ रहा है ये, ठीक है। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, तो सुनना, बोलना, पढ़ना एवं लिखना, तो ये इस भाई का सही हुआ है। सुनना, बोलना, पढ़ना एवं लिखना, ये राइट आंसर है। ध्यान रखना इसमें दो रिसेप्टिव स्किल्स हैं, दो एक्सप्रेसिव हैं। रिसीव या ग्रहणात्मक कौशल, ग्रहणात्मक कौशल कौन से हैं? जिनसे हम रिसीव करते हैं, तो लिसन करके या रीड करके रिसीव करते हैं, स्पीक करके और राइट करके हम एक्सप्रेस करते हैं। 128 के बाद फिर 129वां देखिए। देखो प्रोग्राम लर्निंग पे प्रश्न आया ना, साक्षी अभिक्रमित अनुदेशन, और शायद ये बात राजस्थान में हम ही ने आपको बताई है कि साहब रेखीय तो होता है बाह्य और शाखीय होता है आंतरिक। रेखीय तो होता है छोटे बच्चों के लिए और फिर आगे बढ़ेंगे तो शाखीय हो जाएगा। शाखीय में बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं, याद करो, सिर्फ और सिर्फ राजस्थान में ये बात हमने आपको बताई है। अभी तो कोई भी बता देगा, लेकिन बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं जिनमें निदान उपचार साथ साथ होता है। फ्रेंड में तो एग्जाम्पल्स देके आपको बताए भी हैं, और यही क्राउडर वाला साखी अभिक्रमित अनुदेशन आपको पूछ लिया गया। इसमें पदों का आकार अपेक्षाकृत बड़ा होता है, बिल्कुल होता है। इसमें विद्यार्थी अनुक्रिया के रूप में सही विकल्प, अब बहुविकल्पी प्रश्नों में तभी तो सही विकल्प बोला ना हमने आपको। पहला प्रश्न है, इसके ऑप्शंस हैं, आपकी मर्जी है, आप इस पे जाओ कि इस पे जाओ कि इस पे जाओ। इसलिए तो जहाँ रेखीय में सभी छात्र एक समान रास्ते का अनुसरण करते हैं, इसमें सब अपनी मर्जी से जाते हैं। फिर दूसरा प्रश्न आ गया, फिर उसके ऑप्शंस आ गए, तो इस तरह से ब्रांचेस बन गई ना, शाखाएं बन गई ना। इसी को कहते हैं शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन। तो विकल्प होते हैं इसमें, विद्यार्थी अनुक्रिया के रूप में सही विकल्प का चयन करता है। नवीनता, विविधता बिल्कुल मिलती है। छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं है, उनके लिए तो रेखीय है, जिसमें प्रोग्रामर का कंट्रोल रहता है बच्चों की अनुक्रियाओं पर। इसमें प्रोग्रामर का कंट्रोल नहीं रहता। 129 के बाद फिर नेक्स्ट 130वां देखिए। भाषा शिक्षण में 10 से श्रव्य साधनों का मुख्य प्रयोजन है शिक्षक के कार्य को सरल बनाना, विद्यार्थियों की विभिन्न इंद्रियों को क्रियाशील बनाना, ये बहुत अच्छी बात है। नवीन उपकरणों की जानकारी देना, कोई बड़ी बात नहीं है। नियंत्रित करना तो कभी नहीं होता, तो बी राइट आंसर हो जाएगा। आप उनकी इंद्रियों को क्रियाशील कर देंगे, सेंसेस को एक्टिव कर देंगे, तो सारे काम हो जाएंगे। निदानात्मक परीक्षण बार बार आ रहा है, छात्रों की कमजोरियों का पता लगाना राइट आंसर है 131 में। और इसके बाद 132, फिर दो प्रश्न आ गए। आप सोचिए, निदानात्मक परीक्षा ली जाती है छात्रों की कमजोरियों का पता लगाने के लिए। ओके। 133, कार्ड पर लिखे शब्दों का चित्र के साथ मिलान करने पर, तो एसोसिएशन करते हैं हम दो चीज़ों का, ठीक है ना। शब्द, कार्ड पर लिखे शब्द और चित्र भी साथ में दिखाते हैं, तो एसोसिएशन। पेवलोव याद आया आपको? पहली बार बच्चे ने बिल्ली को देखा तो कैट, कैट शब्द को नहीं जानता, लेकिन इस कैट को वो जानता है, तो हमने ये वाली कैट साथ रखी रखी ना। पूछा क्या है, ये क्या है, तो उसने कहा कैट। वो इसको कह रहा है, लेकिन हम इसको ज़बरदस्ती जोड़ रहे हैं, दोनों का एसोसिएशन कर देते हैं। यही साचरी विधि कहलाती है। हालांकि यहाँ हिंदी में साचरी विधि, या बात करें हम भाषा में साचरी विधि, मारिया मोंटेसरी ने ही दी है, इसलिए साचरी विधि पहला ऑप्शन है। मोंटेसरी विधि इसमें दूसरा ऑप्शन है। तो बोर्ड कोई सा भी आंसर मान सकता है, पर वास्तव में साचरी विधि ही है। नेक्स्ट 134, इसमें असत्य बताना है, असत्य। और पहला ऑप्शन है मापन एकांगी मूल्यांकन बहुमुखी है, बोले सही की गलत? सही। एकांगी का मतलब मापन एक पक्षीय है, यानी मापन में केवल ज्ञानात्मक पक्ष होता है, जबकि मूल्यांकन में ज्ञानात्मक, भावात्मक और साइकोमोटर तीनों होते हैं। कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर में बार बार इन शब्दों को इंग्लिश वालों को क्यों बोल रहा हूँ? इसलिए बोल रहा हूँ कि आपका 1% तो सही हो जाए। तो जिन बच्चों को मेरे इंग्लिश के शब्दों से चिढ़ है, वो छोड़ के चले जाएं, दूसरी जगह जा भी रहे हैं, मेरे को पता है, बहुत से बच्चे, जाने दो। लेकिन हमारे साथ रहोगे तो हम आपको ये चीज़ें तो करवा ही देंगे, क्योंकि हम अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। दूसरा ऑप्शन है मापन का क्षेत्र सीमित, मूल्यांकन का विस्तृत है, बिल्कुल है, कई मायनों में है। मापन एक पक्षीय है, केवल ज्ञानात्मक है, इसलिए भी सीमित है। मापन केवल सूचना देता है, इसलिए भी सीमित है। मापन का संबंध एक निश्चित समय से, इसलिए भी सीमित है। और मूल्यांकन न केवल विस्तृत है, बल्कि मूल्यांकन निर्णय भी देता है। ओके। तीसरा, मापन क्वांटिटेटिव है, परिमाणात्मक है। मूल्यांकन क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों है, परिमाणात्मक गुणात्मक दोनों है, ये बात भी बिल्कुल सही है। चौथा ऑप्शन, मापन के अभाव में मूल्यांकन का कार्य वैज्ञानिक है। देखो कितनी बेवकूफ़ी भरा ऑप्शन दिया है, तो इसको देख के कोई भी कर देगा
इस भाई ने भी इसको तो सही कर दिया। नेक्स्ट, यानी ये गलत है, बाकी सब सही है। 135 का देखिए, मूल्यांकन का संरचनात्मक व योगात्मक यानी फॉर्मेटिव और समेटिव क्लासिफिकेशन किसने दिया? तो एक शब्द याद रखना, स्क्रीवेन। 1967 में स्क्रीवेन ने ये टर्म दिया था, फॉर्मेटिव और समेटिव। आपको पता है फॉर्मेटिव को फॉर लर्निंग कहते हैं, समेटिव को ऑफ लर्निंग कहते हैं। फॉर्मेटिव ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होता है और समेटिव एट द एंड ऑफ द सेशन होता है। रिपोर्ट कार्ड में चीज़ें लिखी जाती हैं समेटिव की, आपको पता है, वो मैं बता भी चुका हूँ। अभी सीसी में 3 समेटिव होते हैं, SA1, SA एस SA1, SA2, SA3। 45%, 40%, 15%, याद है ना आपको? चलिए, तो यहाँ स्क्रीवेन का नाम याद रखना। 135 135 के बाद नेक्स्ट हम करेंगे 136। किसी समूह में, आपको याद है, ये भी राजस्थान में केवल हम ही ने बोला है कि कौन कितना अपने ग्रुप में विख्यात है, कौन कितना कुख्यात है, कौन कितना लोकप्रिय है, इसकी बात बताती है सोशियोमेट्री। तो किसी समूह में व्यक्ति की लोकप्रियता ज्ञात करने की सर्वोत्तम व्यक्तित्व आकलन विधि है समाजमिति। समाजमिति याद रखना वस्तुनिष्ठ विधि है, अवलोकन वस्तुनिष्ठ है, प्रश्नावली सब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव। तो इसका सही जवाब है समाजमिति। मैट्रिक्स बनाई ना, एक्स वाई को चाहता है, एक्स जेड को भी चाहता है, एक्स पी को भी चाहता है, पी जेड को चाहता है, इस तरह से मैट्रिक्स बनती है, मोरेनो वाली सोशियोमेट्रिक्स। ओके, 137। पिछले वीडियो में बोला था, अगर आपने हमारे लास्ट के 3-4 वीडियोस भी देखे हैं तो 5, 7, 8% तो आपके वैसे ही हो गए साइकोलॉजी में। ठीक है, चलिए, शिक्षा मनोविज्ञान, मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण व सीखने से संबंधित है। किसने बोला? स्किनर ने बोला। इसका मतलब इस भाई ने मेरे को पेपर तो भेजा है, लेकिन इसने मेरे लास्ट वाले वीडियोस बार बार कहने पे भी नहीं देखे। मैंने कहा था परीक्षा से पहले लास्ट वाले वीडियो जरूर देखना। आप बोलेंगे साहब हमने आपके कंप्यूटर वाले और वो बहुत देखे थे, उसमें से बहुत कम आया है। तो बिल्कुल कंप्यूटर है, और इसमें इसमें इन्होंने, अब चूंकि हम तो उसके एक्सपर्ट भी नहीं है। नंबर 2, ये कहाँ से भी कहीं से भी दे सकते हैं, पर साइकोलॉजी में कोई बात हो तो आप हमको बताइए, क्योंकि हम तो आपके साथ साइकोलॉजी के कारण से ही तो जुड़े हैं। और अब पता है आपको, फिर भी मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। आपने देखा होगा जो भी पेपर दे के आए हैं कि अराउंड 30 प्रश्न हर पेपर में हमने आपके साथ जो डिस्कस किए हैं वो आए हैं। और किसी भी बच्चे ने जो ईमानदारी से केवल मेरे फ्री वाले चैनल में जुड़ा है, कोई उसने खर्चा नहीं किया है, हमारी बुक को पढ़ा है, तो 30 प्रश्न तो उसके गारंटी से हमसे मिले हैं। अब बाकी तो आपको खुद को भी मेहनत करनी है। और बिना मेहनत के अगर आप 10 दिन में ही पढ़ के ऐसे सेलेक्ट हो जाओ तो फिर मतलब भी क्या हुआ, फिर ज़िंदगी के मायने क्या हुए? इसलिए मेहनत तो करनी पड़ेगी बच्चे, मेहनत आपको करनी है। कई बार ऐसा होता है कि असफलता मिलती है तो वो बाद में कुछ बेहतर होगा इसलिए मिलती है। आपका ऐसे तुक्का लग के सिलेक्शन हो जाए, या फिर आप बहुत मेहनत करें और असफल होने के बाद फिर आपको सफलता मिले। कहते हैं ना कि उस सुबह ज़्यादा मज़ा आता है, वो सुबह ज़्यादा खुशियाँ लेके आती है जिसकी रात बहुत अंधेरी और लंबी होती है। तो आपके साथ ऐसा भी हो तो कोई चिंता नहीं करें, है ना, निराश नहीं हो। ओके, नेक्स्ट, हम भी तो कर रहे हैं। अच्छा, आप मुझे बताओ, आप में से कोई बच्चे ऐसे हैं कि सर हमने तीसरी बार परीक्षा दी, हम फेल हो रहे हैं, हमने बहुत मेहनत भी करी है? तो मैं आपको बताऊंगा कि मैं क्या कम मेहनत कर रहा हूँ, पूरी रात जाग के यूट्यूब पे बना रहा हूँ। और जब मैं देखता हूँ ना कि आप लोगों की भीड़, लाखों की भीड़ उनके पास जाती है, तो पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, पता नहीं क्या वो आपको रणनीति बताते हैं, तो मुझे फील नहीं होता कि मैं भी तो इसमें असफल हो रहा हूँ और बार बार हो रहा हूँ, फिर भी मैं लगाऊँ। तो आप भी लगे रहो, ठीक है? निश्चित रूप से गारंटी सफलता मिलेगी, आपको भी और हमको भी। चलिए, पिछले वीडियो में बोला था घुटने के बल चलता है। क्यों चलता है घुटने के बल? 8 वर्ष का बच्चा, क्योंकि वो अपने पेरेंट्स को कह रहा है कि हम भी तो हैं, हमें भी तो देखो, ये रिग्रेशन है, प्रतिगमन है, फ्लाइट टू चाइल्डहुड है। डिप्रेशन, दमन पता है आपको, रेशनलाइजेशन, औचित्यकरण, तार्किकरण, कंपनसेशन बताइए। 139, एक की एक बात वही है जो आपने हमसे डिस्कस करी है, हमने आपसे डिस्कस करी है। स्पीयरमैन का जी कॉन्सेप्ट, स्पीयरमैन जी और एस तत्व के लिए मशहूर है। स्पीयरमैन ने फैक्टर एनालिसिस का सबसे पहले प्रयोग किया था। वहाँ पे फैक्टर एनालिसिस केटल ने किया था, यहाँ पे स्पीयरमैन ने किया है बुद्धि में। बाद में G+S भी दिया है, तो ट्राई फैक्टर भी स्पीयरमैन का है, 2 फैक्टर भी स्पीयरमैन का है। स्पीयरमैन ने जी तत्व को मेंटल एनर्जी बोला है, सामान्य। अब कितनी सामान्य से बात है। अब आप में से कोई, अब देखो वो कहता है कि इंग्लिश नहीं पढ़नी मेरे को, हिंदी वाले सर और मैम के पास जाके पढ़ते हैं। तो आप यहाँ तो जी तो इंग्लिश में आ गया, अब क्या करोगे? जी का मतलब जनरल,
अब जी का मतलब जनरल, केवल जनरल शब्द को जोड़ना था। तो हमारे हर बच्चे का ये सही हुआ है। और आप पे जिनका ये सही हुआ है, आप सोचना कि आपका ये सही इसलिए हुआ है कि आपको कोई मुश्किल इसलिए नहीं आई कि आपने हमसे बार बार, हमने आपसे इस बात पे डिस्कस किया है कि जी जनरल एस स्पेसिफिक, तो जी से जनरल को जोड़ना था। अब यहाँ सामान्य बुद्धि, अनुवांशिक बुद्धि, समूह बुद्धि, पता नहीं क्या है, तो इसके चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। जी से जनरल हो गया। आपको पता है कितना आसान करती है इंग्लिश चीज़ों को। 139 के बाद 140। मेरी ये बात अगर आपको समझ में आई तो नए बच्चे हैं तो सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करके बताना कि कैसा लगा ये खेल, क्यों सफलताएं नहीं मिलती और क्यों सफलताएं मिलती हैं। 140 का देखिए, नेहा नवीनतम चलचित्र दृश्यम 2 देख रही है क्योंकि वह नायक व उसके परिवार की स्थिति को जानने हेतु सब्र नहीं कर पा रही है। ये उत्तम उत्तम उदाहरण किसका है? तो कभी बाहुबली पे ऐसा प्रश्न आया था, याद है आपको? यानी कोई रिवार्ड नहीं चाहिए उसको, आंतरिक खुशी है तो इंट्रिंसिक मोटिवेशन है, आंतरिक अभिप्रेरणा है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट 141, किसी बालक के व्यक्तित्व के आकलन हेतु कौन सा परीक्षण सर्वाधिक उपयुक्त है? तो CAT लियोपोल्ड बेलोक वाला चाइल्ड अप्रिसिएशन टेस्ट, TAT थेमेटिकल अप्रिसिएशन टेस्ट, WAT वर्ड्स एसोसिएशन टेस्ट और SCT सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट। तो बच्चों के लिए तो अब इसका पूरा नाम भी अगर आपको पता था, CAT चाइल्ड अप्रिसिएशन टेस्ट, तो चाइल्ड से चाइल्ड को जोड़ देंगे, बालक अंतर्बोध परीक्षण आ जाएगा। कितना आसान है। इनके प्रतिपादक पता है ना, ऐसा प्रश्न आ रहा है आगे, ध्यान रखना। लियोपोल्ड बेलोक, मॉर्गन मूरे। WAT आपको पता है, सिगमंड फ्राइड से लेके वो तमाम बातें, गाल्टन, फ्रांसिस गाल्टन, युंग, गिल, रेपापोर्ट। SCT सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट। चलिए नेक्स्ट 142 क्या बोलता है? निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? कितनी बार हम बात कर चुके हैं। विकास की प्रत्येक अवस्था के अपने खतरे हैं, बिल्कुल खतरे हैं। विकास लंबवत, सीधा न होकर वर्तुलाकार होता है, आपको याद है? स्पाइरल और लीनियर शब्दों से हमने आपके कान पका दिए बोल बोल के, ये परीक्षा में आता है। बिल्कुल सीधा नहीं होता। क्यों नहीं होता? हमने तो ये भी बताया कि तीव्र गति से होता है, वो कमज़ोर होता है। और तीव्र गति से विकास तो ग्रेजुअल प्रोसेस है, याद है आपको? तीव्र गति से होता है वो एक सीधी रेखा में चलता है, जबकि विकास तो ऐसे चलता है, स्पाइरल। तो विकास लंबवत, सीधा न होकर वर्तुलाकार, स्पाइरल होता है, ये बात सही है। तीसरा, विकास सामान्य से विशिष्ट हम कितनी बार आपको बता चुके हैं, होता है। विकास की दर एक सी रहती, एक सी नहीं रहती। क्यों नहीं रहती पता है आपको? ये इंट्रा भी और इंटर भी है, यानी सभी की विकास की स्पीड हर बच्चे की अलग अलग होती है, ये भी सही है। और एक बच्चे के विकास की, ग्रोथ की, डेवलपमेंट की बात करें तो उसमें भी साइकिल चलता है, चक्र चलता है ना। टेनर मेरेडिथ का ग्रोथ ग्रोथ आपका ग्रोथ साइकिल पढ़ा होगा आपने, हमसे हमसे पढ़ा है। पहले 2-3 वर्षों में विकास होता है तेज, फिर बाद में 12 वर्ष तक होता है धीमा, फिर आरंभिक किशोरावस्था में वापस तेज, फिर मेच्योरिटी तक धीमा। तो विकास की गति की दर एक जैसी हुई कि अलग अलग? नहीं हुई। विकास की गति की दर हमेशा एक जैसी नहीं रहती। नेक्स्ट 143, मेरे को याद आ रहा है पिछले सॉल्यूशन में मैंने IQ का प्रश्न नहीं था, EQ का था, और मेरा हर बच्चा उसको राइट करके आया है, क्योंकि EQ का फॉर्मूला हमने बताया है, उनको नोट्स में भी लिखाया है, आज तो बहुत लोग लिखा रहे हैं। एजुकेशनल एज बटा क्रोनोलॉजिकल एज। क्रोनोलॉजिकल शब्द भी जब हमने बोला पहली बार तो बच्चे बोले सर ये क्या है, हमने तो कभी सुना नहीं, हमने फला सर से पढ़ा है, फला मैम से पढ़ा है। तो फला सर और फला मैम ही जाने साहब, आप भी जानो। तो EA बटा CA इंटू 100, ये EQ का फॉर्मूला था, ठीक है, पुराने वाले वीडियोस का। यहाँ IQ पूछा है, और ध्यान देना IQ में MA बटा CA इंटू 100, तो MA 16 है, 25 वर्षीय लड़का, इसका मतलब उसका CA 25 है, मेंटल एज 16 है और क्रोनोलॉजिकल एज 25 है, तो IQ क्या होगा? 16/25, भाई ने सही किया है, गुणा 100। ओफो, लेकिन देखो यही तो ट्रेजेडी होती है परीक्षा में। 16/25 गुणा 100, बिल्कुल सही किया है, काट भी सही दिया, 16 चौक 64, लेकिन यहाँ 48 के टिक लगा दिया। ये एग्ज़ाम का प्रेशर है, ये नहीं लेना है। खुदा करे, भगवान करे कि ये जिसका पेपर है उसने 64 ही राइट आंसर किया हो। अगर वो सुन रहा है मेरे को तो बताना कि 64 तो करके आया ना भाई, या इसमें भी आपने 48 कर दिया। मैं उम्मीद करूँगा आपने 64 ही किया होगा, क्योंकि यहाँ तो गलत टिक कर दिया आपने। और जल्दबाजी में ऐसा होता है, ये गलतियाँ हम सबसे होती हैं, ह्यूमन एरर्स हैं ये। 144 देखिए, जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरे, कितनी बार हमने आपको बोला दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है, न कि प्रत्यक्ष अनुभव। याद है आपको? कितनी बार हमने आपको बताया है?
ऑब्जर्विंग द बिहेवियर, याद है ना? हमने आपको डोलार्ड मिलर भी बताया है, इमिटेशन भी बताया है 1941, जिन्होंने कहा था कि थॉर्नडाइक साहब, आपने दुनिया को ये बता दिया कि बिल्ली इन्वॉल्व है एक्टिवली, और बिना कोई एक्टिवली इन्वॉल्व किसी एक्शन में होता है तो वो सीख नहीं सकता। डोलार्ड मिलर ने पहली बार इसका खंडन किया और उन्होंने वाइकेरियस लर्निंग की बात करी, जिस बात को बहुत शानदार तरीके से बखूबी आगे बढ़ाया था अल्बर्ट बेंडूरा ने। और अल्बर्ट बेंडूरा ने बताया कि साहब, हम दूसरों को देख के भी सीख जाते हैं, ज़रूरी नहीं खुद इन्वॉल्व हो। इसको कहते हैं सोशल लर्निंग। क्या कहते हैं इसको? सोशल लर्निंग कहते हैं, SLT। और ये बात बताने वाले हैं अल्बर्ट बेंडूरा, हिंदी में सामाजिक अधिगम कहते हैं। ये हमने आपको 1000 बार बताई है। 144 के बाद नेक्स्ट 145, और ये है अदिति प्रातःकालीन कक्षा में जाने के कारण नाश्ता कभी कभी कर पाती है, खाली पेट रहती है, खाने की इच्छा होती है। ये क्या है? अभिप्रेरणा, अंतर्नोद, आवश्यकता, बाह्य अभिप्रेरणा। तो शरीर में भोजन की कमी तो नीड है साहब, आवश्यकता है, लेकिन साथ में उसकी इच्छा भी हो रही है। इसका मतलब अंदर वो आग लगी है कि तू भोजन को ढूंढ। बेचैन, साइकोफिजिकल टेंशन। तो साइकोफिजिकल टेंशन के इरादे से अगर एग्जामिनर ने ये सवाल दिया है तो इसका आंसर आएगा अंतर्नोद, ड्राइव। क्या आंसर आएगा? अंतर्नोद। ध्यान रखना, एक ऐसा प्रश्न आ जाए कि साहब, हमारे शरीर के अंदर जो कुछ चल रहा है उसके अलावा बाहर की कोई चीज़ है जो हमें किसी काम को करने के लिए मजबूर करती है, तो बाहर वाली चीज़ मोटिव होगी, प्रेरक होगी। ऐसा कोई प्रश्न आपको पूछा जा सकता है, क्योंकि मोटिवेशन साइकिल पे प्रश्न आ रहे हैं। तो इसका सही जवाब ड्राइव या अंतर्नोद है मेरे हिसाब से। ओके, नेक्स्ट कौन सा? सुरक्षा। तो प्यारे बच्चों, ओके, थैंक यू।